तो देश का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है और इस बजट को पेश हुए भी कुछ घंटे बीत चुके हैं। आपने तमाम अलग अलग जगहों पर इस बजट का विश्लेषण भी पढ़ा होगा। ये भी पढ़ा होगा कि आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। लेकिन बजट डॉक्यूमेंट एक बेहद अहम दस्तावेज होता है जो आपके पूरे देश का खाका पेश करता है। तो इस बजट को थोड़ा और आसान करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नाम है कशिश गुप्ता। तो चलिए जरा उनके जरिए हम थोड़ा इस बजट को आपके लिए आसान करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जेब में अब आएगा क्या। तो सर सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है, मिडिल क्लास को क्या मिला। एक लाइन की तो बात कही जा रही है 12 लाख की तक की टैक्स छूट, या जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसको 12,75,000 रुपए तक की टैक्स छूट। बिल्कुल। इसके मायने कितने बड़े हैं? देखिए, मायने इस प्रकार से बड़े हैं कि अगर हम देखें पिछले कई सालों का, जब से हमारा बजट प्रेजेंट होना शुरू हुआ है, आज तक इतनी बड़ी छूट, इतनी बड़ी रिलीफ कभी नहीं दी गई है। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इस बजट में लाख रुपए बढ़ जाए, 2 लाख रुपए बढ़ जाए, और काफ़ी सालों तक ऐसा था कि हम हर साल उम्मीद रखते थे कि इस साल शायद कुछ चेंज आएगा, बदलाव आएगा, बट स्लैब रेट्स में बदलाव आता नहीं था। और अचानक से 5 लाख का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा बदलाव है मेरे हिसाब से। 7 लाख से सीधे 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपए। तो पहले अगर आप 10 लाख की इनकम करते थे तो मोटा मोटी 30-31 हज़ार के करीब आपको टैक्स देना होता था। अब आप अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो कि मंथली 2,500 रुपये के करीब आपका टैक्स की सेविंग होती है। तो एक मिडिल क्लास के लिए मेरे हिसाब से 2,500 भी कम नहीं है। साल का आपका 30-35 हज़ार रुपये बच जाना एक बड़ा अमाउंट रहता है। और इसको कैसे देखें, चूंकि कई सारे सवाल आ रहे हैं। जब दो चीजें हुई जी, जब ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी जी, तो हम इसको इसी तरीके से जज करते हैं, भाई अगर टीवी पे नहीं है डिजिटल में है, जी, कितने लोग इसको देख रहे हैं। हाँ जी, 2,000 लोग, 4,000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग लाइव देख रहे थे उस पूरे वीडियो को, निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे। एक अलग अलग चैनलों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे ही उन्होंने ये एक लाइन कही कि इसके लिए अलग से एक विधेयक आएगा, जी, वैसे ही लगा बीच में लोगों को कि अब इसमें कुछ नहीं मिलना है और लोग वो लाइव छोड़ छोड़ करके भागने लगे। जी। मैं इस विधेयक की भी बात समझना चाहता हूं, ये क्या हो सकता है कि अगर जब आपने इतनी बड़ी टैक्स छूट आपने कर ही दी डायरेक्ट टैक्स में 12 लाख रुपए, तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? देखिए, काफ़ी सालों से बात चल रही है कि इस टैक्स लॉ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे कि आप गुड्स एंड सर्विसेज में या सर्विस टैक्स में भी बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, उसमें भी काफ़ी सालों तक बात रही कि हम एक सिंपल टैक्स लाएंगे और उसके जो पुराने कई सारे टैक्स लॉज थे उनको बदल के जीएसटी लाया गया। उसी तरीके से इनकम टैक्स में भी काफ़ी सालों से बात चल रही है कि हम एक सिंप्लीफाइड लॉ लाएंगे, जो इतने सारे सेक्शंस हैं उनको कम किया जाएगा, थोड़ा सा लोगों को ईज दी जाएगी। तो उसी में एक स्टेप फर्दर लेते हुए वित्त मंत्री जी ने आज कहा कि हम एक नया विधेयक लाएंगे, तो वो प्रेजेंट करेंगे, फिर उस पर देखेंगे कैसा फीडबैक रहता है, डिस्कशंस होंगे, और हो सकता है अगले साल या कुछ सालों में हमारा ये जो पुराना डायरेक्ट टैक्स लो है वो बदल के नया टैक्स लो आ जाए। मतलब ये क्या, इससे ये भी आशंका जाहिर की जा रही है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसको खत्म कर दिया जाएगा और पूरी की पूरी नई न्यू टैक्स रिजीम ही रह जाएगी? देखिए, वो तो ओल्ड टैक्स रिजीम तो काफ़ी समय से बात चल ही रही है। जब से न्यू टैक्स रिजीम आया था, पहले साल हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम था, वो डिफ़ॉल्ट रिजीम होता था। फिर अगले साल क्या कर दिया गया कि हमारे न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम कर दिया, और अगर आपको ओल्ड चूज़ करना है तो आपको एक फॉर्म फिल करके ओल्ड स्कीम में जाना होगा। फिर ओल्ड रिजीम में जो बेनिफिट थे वो थोड़े से कम किए गए, न्यू में बढ़ाए गए, सो दैट ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू रेजिम ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और इस साल उसको और क्लैरिटी से कर दिया है कि हमारा फ्यूचर में हम यही करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम पे ही ले जाएंगे आपको। और अगर आज की डेट में आप देखें तो मुझे नहीं लगता कोई भी ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करना चाहेगा, जब ये बड़ी वाली टैक्स छूट, जब ये नई, हाँ, अगले साल से जब ये नई वाली टैक्स छूट लागू हो जाएगी। कशिश जी, हम थोड़ा और इसको दर्शकों के लिए आसान करना चाहते हैं कि 12,75,000 तक तो मुझे समझ में आ गया जी कि हमको छूट मिल गई जी। अगर मेरी सैलरी 13 लाख रुपए हो गई जी तो क्या होगा? जी, 13 लाख के केस में आप पे टैक्स लगेगा। अब देखिए टैक्स कैसे लगेगा। मेरा सवाल इसलिए है, दर्शकों के लिए भी ये है जी कि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए मेरी सैलरी 13 लाख रुपए है जी, तो 7 लाख रुपए आप टैक्स छूट देते थे, फिर 6 लाख रुपए मेरी टैक्सेबल इनकम होती थी जी, और उस पर टैक्स लगता था जी। अब क्या है, क्या वही वाली व्यवस्था रहेगी कि 12,75 पे टैक्स छूट हो गई और 25,000 पे इनकम टैक्स लगेगा, या फिर वो जो नया टैक्स स्लैब आया है 0 से 4
उसके उसको अकॉर्डिंग ही थोड़ा टैक्स होगा। क्लैरिफाई करिए तो जी, दर्शकों जी, के लिए जी, आसान करिए जी। इसको। अब ये जो टैक्स छूट आई है, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप 12,75,000 अगर आप सैलरीड आदमी हैं और 12,75,000 रुपए तक कमा रहे हैं, तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट जैसे ही आप 12,76,000 या 13 लाख पे पहुंच जाएंगे, तो आप पे पूरा टैक्स वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएगा, जैसा कि स्लैब रेट्स में है। यानी ठीक कि है, पर इसमें कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि मेरी इनकम तो बढ़ी 10,000 रुपए और मेरा टैक्स पड़ गया 30,000 रुपए, तो ये तो बड़ा अन्याय हो गया कि सिर्फ 10,000 की इनकम से मुझे 20,000 ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसके लिए मार्जिनल रिलीफ का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे गवर्नमेंट लागू करती है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा आपका टैक्स नहीं बढ़ सकता। अच्छा, जी तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 13 लाख रुपए कमाता हूं जी तो 12,75 तो टैक्स फ्री हो गई, तो 25,000 पे नॉट टैक्स देके मुझे 13 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। जी तो 13 लाख तो 15% की टैक्स लेव आ गई। तो क्या मैं 13 लाख का 15% दूंगा? जी, उसमें भी कुछ रिलीफ मिलेंगी आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना तो पड़ेगा। फिर वो वाला क्या है कि 0 रुपए से 4 लाख रुपए तक 0, 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक 10%। जी बिल्कुल, ये आपके स्लैब रेट्स हैं और जब भी टैक्स की कैलकुलेशन होती है इसी रेट के हिसाब से होती है। अब गवर्नमेंट ने चेंज किया गया, एक सेक्शन होता है 87A जिसमें रिबेट मिलती है। रिबेट क्या मिलती है कि आपकी अगर सैलरी, आपकी इनकम इतनी है तो हम इतना रिबेट आपको देंगे। तो वो जो रिबेट है, गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में चेंज नहीं, जो चेंज किया है वो 12 लाख तक जीरो नहीं किया है। टैक्स स्लैब तो वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है, पहले 0 से 3 होता था, 3 से 7 होता था, अब 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरीके से टैक्स रेट्स को कर दिया है, स्लैब रेट्स को उस तरीके से कर दिया है। पर जो चेंज आया है वो 87A के सेक्शन में आया है, तो आपकी रिबेट बढ़ा दी गई है। तो आपकी रिबेट जो पहले कम हुआ करती थी उसमें सीधा 5 लाख की बढ़ोतरी कर दी है। नहीं, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि मेरी 13 लाख रुपए सैलरी हो गई, ठीक जी है। अब 0 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक तो एकदम 0% बिल्कुल। कुछ नहीं मिला, जी ठीक है। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक हमको 5% जी देना है। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक हमको 10% देना जी है। 12 से 16 हमको 15% देना है। जी अब हम इसी में रहते हैं, इससे ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है। तो अगर मेरी 13 लाख रुपए इनकम है तो क्या मैं 13 लाख का 15% दूंगा, या फिर मुझे पहले 4 लाख से 8 लाख रुपए में 5% देना बिल्कुल होगा, जी फिर 8 से 12 में 10% देना होगा और 12 से 16 में 15% देना बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी सैलरी 13 लाख रुपए है तो ये 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख का 5% 20,000 रुपए ये दूंगा, जी फिर 8 से 12 का 10% 40,000 ये दूंगा, जी और 15% मतलब 15,000 ये दूंगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं जी कि 13 लाख में 65,000 रुपए आपकी नहीं, इनकम मैं टैक्स ऐसा नहीं हो कहना चाह रहा कि 13 लाख में 65,000 रुपए टैक्स बनेगा। मैंने आपको 2 चीजें बताई कि इसके ऊपर आपको 87A की रिबेट मिलेगी और फिर आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट मिलेगा। तो 25,000 की इनकम बढ़ जाने से आप 65,000 का टैक्स आपका कभी बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा। तो आपका जो मैक्सिमम टैक्स होगा वो 25,000 पे ही बढ़ेगा। मतलब जितनी आमदनी जी बढ़ेगी उसी हिसाब से ये टैक्स बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट देखिए हर तरीके से उसका ख्याल रखती है। पिछली बार जब गवर्नमेंट ने 87A की रिबेट में चेंज किया था, जब ये 7 लाख किया था, उस टाइम पे मार्जिनल रिलीफ वाला जो सेक्शन था वो चेंज करना थोड़ी गड़बड़ी रह गई थी। तो इस बार जानबूझ के किया ही होगा वो तो। तो जब उसके ऊपर सवाल आने शुरू हुए तो गवर्नमेंट ने उस गलती को अपनी सुधारा। तो उसी तरीके से इस बार वो मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट का इन्होंने ध्यान रखा है। अब एक चीज ये बताइए कि हम लोग जब भी टैक्स भरना चाहते हैं जी तो अपने सीए से संपर्क करते जी हैं या किसी एक्सपर्ट से संपर्क करते जी हैं। जब ये सब कुछ इतना आसान हो जाएगा जी। तो फिर आपके जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल भी होगी थोड़ी बहुत। देखिए हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा से जब मानता हूँ हमारा इंस्टीट्यूट, आपका काम मैं ही कर लूंगा तो जी जी आप फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए गवर्नमेंट हर तबके के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज दी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं। अभी मैं एक सीधी सी बात अगर बोलूँ तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करना जान सकता हूँ, पर मैं उससे एक्सपर्ट तो नहीं बन गया। तो मैं किसी वीडियो एक्सपर्ट वाले के पास जाऊँगा कि एडिटिंग कर दीजिए। उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन जरूरी भी है, हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो 10-12 लाख रुपए तक की इनकम कमाने वाला आदमी है वो भी उस पर खर्चा करे। जहाँ पे उसे समझ नहीं है या जहाँ पे उसे कोई परेशानी आ रही है तो हमारे पास आए, और हम हमेशा सपोर्ट करने के लिए ही हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो देश की इकोनॉमी के साथ चलना चाहते हैं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान देना चाहते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस इंस्टीट्यूशन का, इस कंट्री का। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अभी हमारा रिपब्लिक डे गया, तो रिपब्लिक डे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब एडॉप्ट हुआ था?
26 जनवरी 1950 को? 1950 को। और जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। अच्छा। तो क्या जरूरत गवर्नमेंट को ऐसी महसूस हुई कि हम अपने जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी अडोप्ट नहीं हुआ, उसमें पहले एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया गया जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करे, तो कुछ तो हमारे प्रोफेशन की अहमियत होगी। तो ये एक हमारे स्कोप का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। बहुत सारी उसमें लॉज में इंट्रिकेसीज होती हैं, जिसके लिए हम हमेशा सहायता के लिए, योगदान के लिए तत्पर हैं, ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो टैक्सेस की, जो टैक्स डिपार्टमेंट से जो केसेस चल रहे हैं थोड़े कम हो, गवर्नमेंट का जो वर्कलोड है वो कम हो, टैक्स में आसानी होगी तो ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग भरेंगे। पहले क्या था, एक डर रहता था कि मैं टैक्स भर दूंगा, रिटर्न फाइल कर दूंगा तो मेरी स्क्रूटनी तो नहीं आ जाएगी। तो वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट की तरफ जा रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिफोर स्क्रूटनी। और शायद यही वजह है कि 4 साल का इन लोगों ने एक वो जी जी दे दिया। देखिए वो जब एक रूल आता है, कोई संशोधन आता है, तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपने गलती कर दी है, देखिए अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता ही नहीं, बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं कि मुझे कब इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है। लोगों को लगता है, काफ़ी साल पहले तक लगता था लोगों को कि टीडीएस कट गया मेरा तो बस, क्योंकि मैं सैलरीड एम्प्लॉय, मुझे रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पर यह गलत धारणा थी। थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हुई, अब लोगों को पता लग गया है कि टीडीएस कटना अलग चीज़ है, बट मुझे रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। उसी तरीके से अगर मेरे से कोई गलती होगी, मैं भूल गया, तो गवर्नमेंट पहले तो एक आपको मौका दे रही है कि आप रिटर्न भर लें। पहले 2 साल का समय था, बढ़ा के 4 साल कर दिया कि आप 4 साल तक भर सकते हैं। प्लस इसके साथ ही गवर्नमेंट के लिए भी एक इनकम का सोर्स है कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपको एक नोटिफिकेशन भेज रहा हूं, तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके अपना टैक्स पेनल्टी के साथ दे दें। अब गवर्नमेंट उसे लिटिगेशन में लेके जाएगी तो गवर्नमेंट का भी समय व्यर्थ होगा, टैक्स पेयर का भी समय व्यर्थ होगा। तो जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, जिनसे वो गलती से भूल हो गई है, वो उसे सुधारें, उसके लिए लंबा समय दिया है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहता हूँ। कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं, वो होते तो ऑनेस्ट हैं जी, थोड़ी थोड़ी डिसऑनेस्टी दिखाते हैं कभी कभी जी। उदाहरण के तौर पे कि जैसे उन्होंने कोई चैरिटी नहीं की होगी, किसी एनजीओ को नहीं दिया होगा, वो 50,000 1 लाख रुपए दिखा देते हैं, वापस ले लेते हैं, वो पैसे वापस आ जाते हैं। कई सारी चीजें ऐसे फ्रॉड्स, छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं जिनसे वो 5,000 7,000 10,000 रुपए बचा सकते हैं। इस पे क्या कुछ एक्शन होने की बात है? देखिए, अभी पिछले हफ्ते भी ये काफ़ी मुद्दा गरमाया था, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे कि अगर आपने डोनेशन नहीं किया है तो उसमें कुछ एक हो सकता है कि होनेस्ट टैक्स पेयर हो, जिन्होंने एक्चुअल में डोनेशन की है, ठीक है, और कुछ होंगे जिन्होंने डोनेशन की नहीं, सीधा फॉर्म में फिल कर दिया, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है। जी 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 तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसे सुधारें, ठीक है। और गवर्नमेंट की यही बात अच्छी है कि वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। अब देखिए मामला जो है, अब जो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं या जो आज का युग है, उसमें चीज़ें जो है बहुत तेजी से बदल रही है, सब डिजिटल हो रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जाएं तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आपको डिपार्टमेंट जाके मैनुअल फॉर्म भर के लाइन में लगना पड़ता था। और जुलाई में जब रिटर्न भरने की तारीख होती थी तो इतनी लंबी लंबी लाइनें डिपार्टमेंट में लगा करती थी। और उसके बाद जब असेसमेंट होती थी या जब रिटर्न प्रोसेस होती थी तो पता लगता था टीडीएस का क्लेम नहीं मिला, ऐसी कुछ गलती हो गई, और बहुत सारे गलत नोटिस भी इशू होते थे। आज की डेट में वो चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसे डिजिटल पे लगी। अब बहुत सारा डाटा एनालिटिक्स होता है, ऐसी चीज़ें पकड़ में आती हैं। अब ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो 2 तरीके से भी खत्म हो रही हैं। एक तो इसलिए क्योंकि डिजिटल है, लोगों को पता है कि सरकार उसे पकड़ लेगी, और दूसरी चीज़ जैसे कि हम ओल्ड से न्यू रिजीम की तरफ जा रहे हैं तो भी वो चीज़ें कम हो जाती हैं। अब उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैट में जी। और जब गवर्नमेंट ही आपको कह रही है कि हम ट्रस्ट बिफोर स्क्रूटनी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टर्म माननीय वित्त मंत्री जी ने यूज़ किया है, ट्रस्ट बिफोर स्क्रूटनी, कि आप टैक्स पेयर पे ट्रस्ट करें। तो उसी ट्रस्ट के तहत एक नोटिस आई, एक नोटिफिकेशन आई कि इस तरीके का है, आप जाके, बड़ा सिंपल सा है, जो अभी आप डोनेशन की भी बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने डोनेशन अपनी मतलब कोई क्लेम किया है, कोई कुछ हाँ, एक तरीका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है। तो एक मैसेज गवर्नमेंट ने सर्कुलेट कर दिया कि आपने जो भी क्लेम, अपने डिडक्शन जो आपने क्लेम की है, वो आप जाके वेरीफाई कर दीजिए। तो एक मौका दिया है, अगर आपने गलती की है तो सुधार लो, ट्रस्ट बिफोर स्क्रूटनी। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। आखिरी में बढ़ते हैं, चूंकि ये तो पूरे मिडिल क्लास की बात हो गई, आपने पूरा बजट देखा ही होगा, ओवरऑल कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को नेशन वाइड,
जैसे मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ थोड़ा, जी। तो मैं देखता हूँ कि बिहार में इस साल चुनाव जी। हैं, 2025 के आखिर में होने जी। वाले हैं, तो वहाँ के लिए खजाना खोल दिया गया जी। है, एयरपोर्ट की बात की जा रही है, आईआईटी की जी। सीट बढ़ाने की भी जी, बात जी। की जा रही है, और भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की जा रही जी। है। तो इसको तो मैं पॉलिटिकली तौर पे देखता हूँ। जी। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस पूरे देखिए, ये बजट जो को? चीज़ें हर साल होती हैं हुँ। और इसके बहुत सारे पॉलिटिकल मायने होते हैं, इलेक्शंस भी आने हैं और क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट भी चाहिए नीतीश जी की सरकार का, हुँ। तो उस हिसाब से ये चीज़ें ठीक हैं, पॉलिटिकली करेक्ट है। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने की है, जैसे कि एमएसएमई का दायरा बढ़ाया है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जो लिमिट है टैक्स डिडक्शन की वो 50,000 से 1 लाख कर दी है। हुँ। टीडीएस जो रेंट पे था, हुँ। 2.5 लाख पे टीडीएस कटा वो करता था, 6 लाख हो 2,40,000 पे वो 6 लाख कर दिया है। हुँ। हाउस प्रॉपर्टी में अगर देखें तो डीम टू लेट आउट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, हुँ। उस पे भी आपको रेंट देना, उस पे भी आपको रेंट कैलकुलेट करके एस्टिमेट करके उस पे टैक्स देना होता था। अच्छा। तो पहले उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानी जा सकती थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है हुँ। और मैं एक प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, हुँ। एक मेरी खाली पड़ी हुई है। हुँ। तो मेरे पास एक तो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है हुँ। और एक प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में खाली मान सकता था। अब गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 2 की लिमिट कर दिया है। अच्छा। तो मैं अब अगर 3 मेरी खाली प्रॉपर्टी होल्ड प्रॉपर्टी कर सकते है, हैं। जी, जी, 3 प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता हूँ। हुँ। अगर वो खाली है या मैं खुद रह रहा हूँ, तो हुँ। मुझे उस पे टैक्स नहीं देना। पहले क्या होता था, अगर मेरे पास 3 प्रॉपर्टी थी, तो एक प्रॉपर्टी पे मुझे रहना है, एनुअल हाँ, और 2 पे देना पड़ता था आपको। नहीं, एक पे रहना पड़ता था, एक की छूट थी अच्छा, हाँ। और तीसरी वाली जो प्रॉपर्टी थी, उस पे उस आपको पे देना मुझे टैक्स देना पड़ता था एस्टीमेट बेसिस पे कि हुँ। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या रेंट होता है हुँ। और उस पे मुझे टैक्स देना होता था। तो गवर्नमेंट ने वो बढ़ा दी है। तो तो मतलब इस इस तरीके हिसाब के से कुछ चेंजेस हैं जो हुँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। कस्टम ड्यूटी कई चीज़ों पे कम की है, हुँ। तो अब आने वाले समय में शायद स्पेंडिंग बढ़ेगी। जो हम देख रहे थे कि हमारा जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, वो पिछले कुछ सालों में थोड़ी गिरी है। हुँ। तो वो शायद गवर्नमेंट का है कि मतलब ये बढ़ाया है जाए कि उसे। आम आदमी जो जैसे टैक्स वाली रिबेट लेकर के और सारी चीज़ें लेकर के, ये है कि आम आदमी के पास इतना पैसा पहुँचा दिया जाए कि वो खर्च जी। करे और वो पैसा वापस रिटर्न इकोनॉमी में आ जाए। जी, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, कल आपने सुना होगा मोदी जी को, उन्होंने धन लक्ष्मी की बात हाँ, की, हाँ। तो वो इसी तरफ इंडिकेशन था कि हुँ। अब हम शायद आपकी जेब में थोड़ा ज़्यादा पैसा छोड़ेंगे, तो आप उसको स्पेंड कीजिए। अब कई लोग ये भी जी। कह रहे हैं कि ये ज़्यादा पैसा तो छोड़ेंगे लेकिन वसूलेंगे अब दूसरी तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में छूट मिल गया। नहीं, अब नहीं, आप वो पैसा जब खर्च करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स के ज़रिए तो आप सरकार को उतना तक पहुँचा ही देंगे ना। नहीं देखिए वो तो पहले भी जा ही रहा था, अब हुँ। आपकी स्पेंडिंग में जो थोड़ा बहुत वो है और यही एक हमारे देश की व्यथा है कि हम डायरेक्ट में तो दे ही रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में भी दे रहे हैं। हम कमाने पे भी पैसा दे रहे हैं, हम खर्च करने पे भी पैसा दे रहे हैं। तो हर तरीके से हम पैसा दे रहे हैं। तो वो चीज़ें रहेंगी। ओवरऑल कैसा देखते हैं पूरा इस बजट को? अच्छा, बुरा? ठीक चूँकि बजट था, अच्छा मोदी बजट था। 3.0 मुझे का लगा कि मोदी 3.0 का पहला बजट था, हुँ। निर्मला जी का 8वां बजट था। इस बार मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने वोटर्स की थोड़ी नब्ज़ पकड़ी है हुँ। या आम आदमी की थोड़ी-सी नब्ज़ पकड़ी है कि जो काफ़ी साल से ड्यू था, मे बी हो सकता है ये इसका भी असर हो जो पिछले साल आम चुनाव में मोदी 244 गवर्नमेंट पे को सिमटना थोड़ा-सा पड़ा। हाँ, मिडल झटका क्लास का जो मिला था। झटका लगा था। जी, जी, जी। उसके बाद शायद इन्होंने थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी में शायद चेंज किया हो। मेरे हिसाब से ठीक बजट था, अच्छा बजट था और आने वाले समय में शायद इनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, आम आदमी को भी मिलेगा और सरकार को भी मिलेगा। चलिए, तो इसी नोट पे इस बातचीत को खत्म करते हैं। चूंकि मैं थोड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति हूं, पॉलिटिक्स पर जी। नजर बनाए रखता हूं, तो मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं कि ये आम बजट जो था वो मध्यम वर्ग का बजट था और बिहार का बजट था। मध्यम वर्ग का बजट खास तौर से इसलिए क्योंकि दिल्ली में अभी चुनाव होने बाकी हैं। बाकी जब विधेयक आएगा तो फिर बात की जाएगी कि डायरेक्ट टैक्स को लेकर के जितनी छूट दी गई है या जितनी बातें कही जा रही हैं वो उस विधेयक में कितनी सच होती हैं और फिर क्या बदलता है। जो कुछ बड़े बदलाव होंगे इन टैक्सेस से लेकर के, तो फिर कशिश गुप्ता को हम फिर से स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर से उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जो विधेयक आया है वो कैसा है और बजट कैसा है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।